हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन को प्रस्तुत किया जा रहा है मेरे द्वारा। मैं अनुज सिंह पाल आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आज के इस छोटे से सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। और इस पूरी जानकारी को जानने के लिए आपको दोस्तों वीडियो के अंतिम तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जानेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, 14 सितंबर 2020 को हमारी संसद से 3 किसान और किसानों की आय बढ़ाने संबंधित विधेयक पास किए गए हैं। या फिर कह लीजिए कि भारतीय संसद ने कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा में 3 विधेयक प्रस्तुत किए हैं। साथ ही जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि ये विधान कृषि उपज का बाधा रहित व्यापार सक्षम बनाएंगे और किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने में सशक्त बनाएंगे। अब सबसे बड़ी अगर समस्या देखी जाए तो दोस्तों, इसको लेकर समस्या यह है कि पूरे देश का किसान इसके लिए आंदोलित हो रहा है। अर्थात आप देखेंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इन कानूनों को लेकर विरोध किया जा रहा है और किसान आज सड़कों पर हैं। खासकर जो हमारे पश्चिम के राज्य हैं, जो कृषि प्रधान राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये दोस्तों ऐसे राज्य हैं जहां पर यह आंदोलन सबसे मजबूत पकड़ बना रहा है और इन कानूनों का विरोध किया जा रहा है। आप आज के समय में संपूर्ण देश से ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं। आप कोई न्यूज चैनल देख लीजिए, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है फिलहाल में ये तीनों कानून। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों कानूनों को जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल भारत में किसानों की क्या समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं क्यों होती है कि किसान बार बार आंदोलन के लिए उतारू हो जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे किसानों की आत्महत्याओं के बारे में कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। और जो हम इस पूरे समस्या को समझने की कोशिश करेंगे तो उसकी शुरुआत करेंगे हम भारत में खेती के इतिहास से। इसमें हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार से खेती की शुरुआत हुई, अलग अलग राजवंशों के टाइम पर खेती को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया, कब खेती के हालात अच्छे थे, कब बुरे थे। क्योंकि आज देखेंगे, आज भी किसानों का मानना है कि किसान सरकारें उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, या फिर किसान कहते हैं कि आज के टाइम पर सरकारें किसानों के हित में नए कानून बनाकर बल्कि व्यापारियों के हित में कानून बना रही है, जिससे खेती आने वाले टाइम पर संकट में चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा लेक्चर होगा। और दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 नए कानून जो हैं, इनमें पहला कानून है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020। दूसरा है किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा विधेयक 2020। और साथ ही साथ तीसरा जो कानून है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इस प्रकार से ये 3 कानून अभी 14 सितंबर 2020 को संसद से पास किए गए हैं या विधेयक पास किए गए हैं, कानून बनाया गया है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ठीक इन कानूनों को पास करने के बाद सरकार को अपनी सफाई देनी पड़ रही है। यहाँ तक हमारे जो पीएम प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने इसको अलग अलग ट्वीट के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट की है, लोगों को बताया है कि ये जो झूठी बातें फैलाई जा रही है इनसे बचे। दरअसल ये कानून किसानों के हित में है और साथ ही साथ ये कानून ऐतिहासिक साबित होंगे। अर्थात ये किसानों की आय को दुगना करने का जो संकल्प बीजेपी सरकार ने रखा है उसको धरातल पर लाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में खेती की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई। दोस्तों, ये जान लेना जरूरी है क्योंकि भारत में आज भी बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो खेती की शुरुआत हुई वो हुई थी नवपाषाण काल में। और मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को अपनाया था या उपजाया था, ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से। उसके बाद सिंधु सभ्यता में भी खेती का चलन रहा है। ठीक है, क्योंकि खेती के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, व्यापार डिपेंड करता है। ठीक है, खाद्य फसलें होती हैं, कुछ व्यापारिक फसलें होती हैं। तो इस प्रकार से खेती को ओवरऑल हमें देखना होता है कि पर्टिकुलर राजवंश पर या फिर राजवंशों के समय पर खेती किस प्रकार से फल फूल रही थी। इसके अलावा दोस्तों, वैदिक काल में भी हमें खेती के प्रमाण मिलते हैं और अनेकों फसल लोग उस समय उपजाते थे। लेकिन शुरुआत में ये सब केवल और केवल जो फसलें उपजाई जाती रही वो केवल खाद्य पर्पज के लिए, अर्थात खाने के लिए लोग खेती करते थे। सबसे पहले खेती ने जो अपना योगदान राजवंशों को बनाने में दिया तो उसकी जानकारी हमें मिलती है
16 महाजनपदों के टाइम पर। अर्थात जब भारत में पहली बार राज्य बने और दूसरी बार नगर बने, तो राज्यों को बनाने में खेती का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ पर खेती में परिवर्तन हुए थे तभी बड़े बड़े राज्य बने। और इन सभी बड़े बड़े राज्यों का, जिन्हें हम 16 महाजनपद कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई राज्य बना था तो वो था मगध। और मगध की अगर हम कारण जाने कि वो इतना शक्तिशाली क्यों बना, तो फिर से हमें खेती की तरफ ही लौटना होता है, क्योंकि उसके कारण हमें खेती की उपज में हुई वृद्धि से ही पता चलता है कि मगध बाकी सभी राज्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली बना। क्योंकि इस समय एक तो गंगा जमुना का जो बहाव था, वहाँ पर खेती के तरीके बदले गए थे, धान की रोपाई की जानी शुरू की गई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर लोहे के फाल वाले हल का सबसे पहले प्रयोग हमें मिलता है। अर्थात जब मानव ने लोहे का फाल का प्रयोग किया तो खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उपज बढ़ी, उपज बढ़ने से लोगों की आय बढ़ी, लोगों की आय बढ़ने से राजाओं की आय बढ़ी, जिससे बड़े बड़े राज्य बनना संभव हो सके। इसके अलावा न केवल 16 महाजनपद के टाइम पर खेती का हमेशा भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम देखें अनेकों अभिलेखों को और भूमिदानों को, जो राजाओं के द्वारा ब्राह्मण या फिर बाकी जो मंदिरों को भूमिदान दी जाती थी, तो उससे भी हमें प्रमाण मिलते हैं कि भारत में प्राचीन काल में, जो प्राचीन इतिहास है, तब भी खेती का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर हम मौर्यों की बात करें तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, जिससे नहरें निकाली गई थी, जो खेती के लिए प्रयोग की गई थी। उसके बाद रुद्रदामन इसके बारे में जानकारी देता है कि उसने भी उसका जीर्णोद्धार करवाया था, अर्थात वो जब टूट गई थी तो जो सुदर्शन झील थी उसका उसने मरम्मत कराई थी। इसके अलावा किसानों की हालत को सुधारने के लिए, खेती को बढ़ाने के लिए, खेती की उपज को बढ़ाने के लिए प्राचीन टाइम से ही राजा लोग इसको अलग अलग प्रकार से मदद करते रहे हैं। जैसे वो नहरें बनवाते थे, जैसे वो वल्लय कूप बनवाते थे, ठीक है, तालाब खुदवाते थे, जिससे खेती को सिंचाई मिल सके, खेती में और अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके, खेती की उपज को बढ़ाया जा सके। अब इसमें क्या होता है कि प्राचीन टाइम पर जो खेती से जुड़े हुए लोग थे उनको रखा गया था तीसरे वर्ण के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 वर्णों की व्यवस्था थी। तो जो 4 वर्णों में जो तीसरे लेवल पर लोग आते थे, तो वहाँ पर किसानों को रखा गया था। इसके साथ साथ जैसे टाइम बीतता रहता है, भारत में मध्यकाल आता है, तो मध्यकाल में सबसे जो ऑथेंटिक पावर होती है, जो शुरुआत की पावर होती है, उसे हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में भी जब खिलजियों के बारे में पढ़ते हैं और तुगलकों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी खेती को बढ़ावा देने के लिए जो गंगा जमुना का दोआब है, यहाँ से जंगलों को कटवाया था और किसानों को प्रोत्साहन दिया था कि वो खेती करें, ताकि किसानों का प्रोडक्शन बढ़े, उपज बढ़े, और उसके बाद वो राजा को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, जिससे राजा की आय बढ़े। इसके अलावा अगर हम सेम टाइम पर मध्यकाल में दक्षिण भारत को देखें, तो दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य था, उसकी दोस्तों किलेबंदी ही अनेक प्रकार से की गई थी। अर्थात जो नगर था वो कई किलेबंदियों से घिरा होता था, जिसमें खेती की भी किलेबंदी की गई थी। अर्थात अगर कोई आक्रमण हो, दूसरे राजा का कोई आक्रमण हो, तो इसमें किसानों की फसलें भी बची रहे, ताकि उनको दूसरी सेनाएं आक्रमण के समय कुचल ना सके। तो इसलिए यहाँ पर देखने को मिलता है कि खेतों की भी किलेबंदी के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि मध्यकाल में भी खेती पर इस प्रकार से ध्यान दिया जाता था, खेतों पर ध्यान दिया जाता था। और अगर हम इसके बाद आगे बढ़े तो दोस्तों, मुगल काल को तो हम सेपरेट रख के इसमें जान सकते हैं कि खेती के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छे सूचनाएं हमें मिलती हैं मुगल काल से। मुगल काल के जो ग्रंथ हैं, जैसे आईने अकबरी, बाबरनामा, तो ये सब खेती के बारे में यहाँ पर जानकारी देते हैं। और अगर आईने अकबरी की बात करें तो दोस्तों, आपको पता लगेगा कि आईने अकबरी से हमें पता लगता है कि मुगल काल में खरीफ और रबी की फसलों की जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि फसलें 2 प्रकार से उपजाई जाती थी, एक खरीफ की फसल और दूसरी रबी की फसल। खरीफ की फसल जो थी वो पतझड़ के टाइम पर होती थी, अर्थात जब पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, और साथ ही साथ रबी की फसल जो उपजाई जाती थी वो बसंत के माह में उपजाई जाती थी। इसके अलावा किसानों के लिए यहाँ पर अलग अलग शब्द को प्रयोग किया गया है, जैसे रैयत, मुजरियान, किसान, आसामी। तो ये शब्द थे मुगलों के यहाँ पर किसानों के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाने। इसमें कुछ बड़े किसान थे, कुछ छोटे किसान थे, ये सब, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर अगर फसलों की बात करें तो आपको जान के भी ताजुब होगा, इसकी हमें मुगल ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि आगरा प्रांत में 39, ठीक है, 39 किस्म की फसलें उपजाई जाती थी। दिल्ली में 43 किस्म की फसलें उपजाई जाती थी। और अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल के बारे में बताया गया है
कि एकमात्र चावल की ही 50 किस्मों की जानकारी यहाँ से मिलती है, अर्थात ये फसलें उपजाई जाती थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि खेती को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा किसानों को दो प्रकार से खेती करने की किसान दो प्रकार से खेती करते थे, इस बात की भी हमें जानकारी मिलती है, जिसमें एक को बोला जाता था खुद काश्त, दूसरे को बोला जाता था पाही काश्त। खुद काश्त वो लोग होते थे, वो किसान होते थे जो अपनी जमीन पर खुद कार्य करते थे। पाही काश्त का मतलब होता था कि किसी दूसरे की जमीन पर जाकर कार्य करना, अर्थात वो किसान जो किसी दूसरे गांव में जाते थे और वहां पर खेती करते थे। अब इसके कई कारण थे, क्योंकि कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती थी, ठीक है, जिसके कारण लोग खेती छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते थे। तो इस प्रकार के किसानों को यहां पर बोला गया पाही काश्त, अर्थात वो जो दूसरे की भूमि पर खेती कर देते हैं। इसके अलावा अगर मुगल काल की फसलों की बात करें तो देखो, मुगल काल में ये क्लियर बताया गया है कि सबसे पहले जो ध्यान दिया जाता था वो दिया जाता था खाद्य फसलों पर, और साथ ही साथ इसके अलावा और भी फसलें थी जिन्हें जिन्स ए कामिल बोला गया, अर्थात सर्वोत्तम फसलें। जिन्स ए कामिल का मतलब होता है सर्वोत्तम फसलें। इसमें गन्ना और कपास का जिक्र हमें मिलता है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये जो गन्ना और कपास फसलें हैं ये वाणिज्यिक फसलें हैं, ना कि खाद्य फसलें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्रकार की फसलों की एंट्री होती है, जिसमें टमाटर है, आलू है, मिर्च है, कई सब्जियां हैं, अनानास है। तो दोस्तों इनके बारे में बताया गया है कि इस समय पर ये फसलें बाहर से आई थी, अर्थात इससे पहले भारत में ये फसलें उपजाई नहीं जाती थी। ठीक है, और दोस्तों अगर खेती की बात करें तो मुगल काल में किसान जो बोले गए हैं वो जाट बोले गए हैं, और साथ ही साथ राजपूतों को भी किसानों के अंदर रखा गया है। इसके अलावा मुगल क्या करते थे कि सभी को जमींदार बोलते थे। ठीक है, सभी को जमींदार बोलते थे जो मुगलों के यहाँ पर काम करते थे। तो इसमें जाट है, इसमें सिख है, और इसमें आपके राजपूत भी आते हैं। ठीक है, तो जिनके लिए किसानों ने सीधा सीधा बोला है कि ये हमारे यहाँ पर किसान वर्ग है। लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो बातें हम बता रहे हैं, ये तब की है जब मुगल अपने पीक पर थे। ठीक है, जैसे मुगलों का पतन हुआ तो यहाँ पर बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी समस्या थी कि ये जो किसान वर्ग थे, जिसमें जाट है, जिसमें सिख है, जिसमें राजपूत है, ये सब क्या करते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अर्थात अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी उसका पतन हो रहा था। अब जैसे देश में मुगलों का पतन होता है तो ये लोग अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, और इनके पास सबसे बड़ी जो यहाँ पर ताकत उभरती है वो है मराठे। मराठे ज़्यादातर क्या थे, मराठे ज़्यादातर चरवाहा वर्ग के व्यक्ति थे, जो पशु पालने वाले लोग होते हैं। मराठों की सेना में सबसे बड़ी सैनिकों की संख्या वो होती थी, जैसे होलकर है, जैसे शिंदे है, जैसे छत्रपति महाराज स्वयं उस फैमिली से बैकग्राउंड करते थे। ठीक है, संबंधित थे। तो ये जानने के लिए जरूरी है कि कौन कौन से व्यक्ति कब कब सत्ता में आते हैं। तो अगर खेती की बात करें तो दोस्तों जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आते हैं तब सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है, इसको लेकर अंग्रेजों की कई नीतियां थी। अंग्रेजों ने भारत में खेती में बड़े स्तर पर बदलाव शुरू किए। ठीक है, उसका रीजन था क्योंकि एक तो वो फसलें उपजवाना चाहते थे जो उनकी आवश्यकता की हो, दूसरी वो जब राजाओं को हरा चुके थे, अपने अधीन ला चुके थे, तब भी भारत में जो छोटे छोटे लेवल पर जमींदार थे, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रोंग थे, उनकी लोगों में पकड़ थी। तो अंग्रेज उन्हें भी धीरे धीरे उनको बदलने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए, उन पदों से हटाने के लिए भारत में खेती में सुधार कार्य शुरू करते हैं। और तीसरा जो सुधार कार्य शुरू किए थे उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि 1764 बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी के अधिकार भी मिल गए थे, अर्थात वो चाहती थी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिले। ठीक है, तो ये सब रीजन थे खेती में सुधार करने के। और दोस्तों ये जो तीनों ही सुधार हैं, यहाँ पर इन्होंने 3 सुधार किए 3 अलग अलग क्षेत्रों में, तो आप देखने को, आपको जानने को मिलेगा कि ये सर्वोत्तम सुधार थे। ठीक है, उस समय के। लेकिन दरअसल ये उल्टा हो गए, अर्थात इनको लागू किया गया था फायदे के लिए, लेकिन ये किस प्रकार नुकसानदायक हुए, और इन्होंने किस प्रकार से किसानों की हालत को बद से बदतर कर दिया। ठीक है, किसान मजबूर हो गए हथियार उठाने के लिए, आक्रमण करने के लिए, और जिससे जो कि एक बड़ा कारण बना हमारी आज़ादी के लिए। इसमें सबसे पहला कानून था स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारा व्यवस्था बोलते हैं, अर्थात जहाँ से जमींदारों का उदय हुआ। ठीक है, इसे लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इस व्यवस्था ने भारत में एक नए वर्ग जिसे जमींदार कहा जाता है, जमींदार का उदय हुआ, अर्थात जो जमींदार थे। ठीक है, क्योंकि जो मुगल काल से ही जमींदार चले आ रहे थे उनको यहाँ पर चेंज कर दिया गया, अर्थात माना यह जाता है कि इस कानून के बाद 75% से ज़्यादा जमींदारों को चेंज कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो टाइम पर अपनी लगान नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण उनकी जमींदारियों को नीलाम कर दिया जाता था। अब उसके बाद दूसरा जो कानून खेती संबंधित या सुधार जो लागू किया गया वो किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था।
ठीक है। इसे लागू किया था थॉमस मोनरो ने 1820 में, और बम्बई, मद्रास और असम में इसे लागू किया गया। दरअसल जब मैसूर का शासक टीपू सुल्तान वहाँ से समाप्त उसकी सत्ता होती है, तो कंपनी ने पहले उस पर ट्रायल करके देख लिया था। तो उनको लगा कि अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन का मालिक था उसको किसान को बनाया गया। ठीक है, यहाँ से जमींदार निकाल दिया गया था। जमींदार जो शब्द है वो साउथ इंडिया में लागू नहीं किया गया, वहाँ पर डायरेक्ट किसान को ज़मीन का मालिक बनाया गया। ठीक है, ताकि क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि अगर हम किसानों को उनकी ज़मीनों के मालिक बना देंगे तो वो अपनी ज़मीनों में सुधार करेंगे। ठीक है, सुधार करने के बाद क्या होगा, खेती का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से आय बढ़ेगी। ठीक है, तो एक प्रोसेस था अंग्रेजों का इन नीतियों के द्वारा। और तीसरा जो सुधार किया गया वो किया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत अर्थात जो मध्य प्रदेश है और पंजाब में। इसे बोला गया था महलवाड़ी। इसमें दरअसल जो भूमि का मालिक बनाया गया वो बनाया गया पूरे गांव को या गांव के मुखिया को। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 व्यवस्थाएं लाते हैं अंग्रेज, एक जमींदारा व्यवस्था, दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी महलवाड़ी। इनमें एक बार पुनः आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो जमींदारी थी, जमींदारी में जमींदारों को जमीन का वास्तविक मालिक बनाया गया। दूसरी थी रैयतवाड़ी, जिसमें किसान को जमीन का मालिक बनाया गया। तीसरी थी महलवाड़ी, महलवाड़ी में जो जमीन का मालिक बनाया गया वो पूरे गांव को या फिर किसी गांव के एक प्रधान को। अब दोस्तों आपको अगर आज के ये जो किसान मूवमेंट चल रहा है, जो किसानों की समस्या है, आपको यहाँ से भी जानने को मिल सकता है। देखिए, अंग्रेजों ने कितनी योजनाएं बहुत अच्छी थी, योजनाएं ये बुरी नहीं थी, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला कि किसानों की जहाँ आय या किसानों की हालत सुधारने की बात की गई थी, उल्टा किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। ठीक है, किसान मजबूर हो गए हथियार उठाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बीच में जमींदार और ये बाकी लोग आए थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि किसान को की प्रोडक्शन या खेती की प्रोडक्शन बढ़ाने से अच्छा उन्होंने मजे की ज़िंदगी जी, क्योंकि उनको मालूम था कि हमें अंग्रेजों को इतना टैक्स देना है। ठीक है, तो यही डर किसानों को आज भी सता रहा है कि जो गवर्नमेंट बीच में चीज़ों को ला रही है, बिचौलियों को हटा रही है। ये अच्छी बात है कि बीच में से बिचौलियों को हटाया जा रहा है, लेकिन जो बीच का वर्ग उदय होगा या उभरेगा वो क्या करेगा, वो एक बार फिर से किसानों को पंगु ना बना दे, उनकी ज़मीनें ना छीन ले। ठीक है, क्योंकि जब नियम एक बार बन जाते हैं, लागू होते हैं, तो उनकी कमियां बाद में ही दिखाई देती हैं। ठीक है, अब उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही था कि हमारी व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों ने लागू की थी उनसे दरअसल हमें फ़ायदा ना होकर हमारा शोषण किया जा रहा था। ठीक है, ये बड़ा रीज़न था आज़ादी के लिए। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद जैसे हम खेती को देखते हैं तो सबसे पहले आज़ाद होते ही खेती में सुधार कार्य शुरू किए गए। इसमें सबसे पहला जो सुधार था वो था जमींदारा व्यवस्था को समाप्त करना। ठीक है, नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी ये सब इस पक्ष में थे कि जमींदारा व्यवस्था को समाप्त किया जाए। ठीक है, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो तब भी इस बात पे काफ़ी जोर दिया गया कि जमींदारा व्यवस्था को समाप्त किया जाए, इससे किसानों का शोषण होता है। लेकिन दोस्तों हमें यह भी याद रखना होगा कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो स्वयं भी जमींदार थे या जमींदारों से किसी ना किसी प्रकार रिश्तों में बंधे हुए थे, जो इस चीज़ का विरोध करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि सबसे पहला जो सुधार किया गया वो किया गया जमींदारा व्यवस्था को समाप्त करके। अब ये कानून बहुत अच्छा था, किसान को जमीन का वास्तविक मालिक बनाया गया। जो जोत पर कार्य कर रहे थे अर्थात जो जुताई का कार्य करते थे जमीन पर, वो अब जमीन के वास्तविक मालिक बना दिए गए। और इससे क्या किया कि जमींदारों को उनसे जमींदारियां छीन ली गई। अब यहीं से शुरुआत होती है उस समस्या की जिसके कारण किसान आज भी आंदोलित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आपको पता होगा कि आज़ादी के साथ साथ हमारे भारत का विभाजन हो गया, अर्थात भारत 2 देशों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसमें बड़ा रीजन है, क्योंकि पाकिस्तान जो शुरुआत में बनाया गया था वो आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान, अर्थात एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात जानने वाली है, अगर हम पूर्वी पाकिस्तान की लोकेशन देखें तो भारत का जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ से भी काफ़ी उसे उपज होती थी। ठीक है, जहाँ से भारत को खाद्य आपूर्ति होती थी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो हुई पंजाब को लेकर, क्योंकि हमारी खाद्यान्न की जो फसलें थी वहाँ पर उपजाई जाती थी और पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। तो ऐसे में भारत के ऊपर समस्या आ गई कि अब खाद्यान्न की पूर्ति कैसे करें, क्योंकि विदेशों से अनाज मंगा के देख लिया था। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। तो ऐसे में फिर हमने अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए देश के उन राज्यों पर ध्यान दिया जहाँ पर खेती हो सकती थी। इसलिए इसके लिए हरित क्रांति भारत का एक ऐसा
खेती संबंधी सुधार रहा है जिसने इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इसलिए इसकी जो शुरुआत की गई वो पंजाब और यूपी इन सब राज्यों में लागू करके की गई। शुरुआत इसकी पंजाब से की गई। इसमें खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार के संस्थागत और तकनीकी सुधार किए गए, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उन्नतशील बीजों का प्रयोग, पौधों का संरक्षण, सिंचाई सुविधा, बहुफसलीय कार्यक्रम, आधुनिक कृषि यंत्र, कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना, कृषि उद्योग निगम, विभिन्न निगमों की स्थापना की गई, मिट्टी का परीक्षण करना, भूमि का संरक्षण करना, ठीक है, और उत्पादकता में वृद्धि करना, ठीक है। दोस्तों ये इतने सुधार किए गए कि जिससे भारत आज खाद्य निर्भर हो गया है, ठीक है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर किसानों को लोन दिए गए, ठीक है। अब ये जो लोन थे यही सबसे बड़ी समस्या बनी जो आज किसानों की आत्महत्या करने का कारण है। अब दोस्तों देखिए, इस पूरे मूवमेंट से, हरित क्रांति से देश तो खाद्य निर्भर हो गया, ठीक है। आज देश के पास पूरी तरह से खाद्यान्न की पूर्ति करने की क्षमता है। देश आज अपनी पूरी आबादी को अच्छे से भोजन खिला सकता है। हालांकि भुखमरी है, ठीक है, ये बात अलग है, लेकिन आज भारत खाद्य निर्भर हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर देखने वाली बात देखी जाए या सोची जाए तो जो भारत का अन्नदाता है, जो किसान है, उसको पैसा दिया गया, उसने ट्रैक्टर खरीदा, उसने अच्छे बीज खरीदे, उसने कीटनाशक खरीदे, उसने सिंचाई के साधन अपने खेतों में विकसित किए, ठीक है, जिससे उसने खेती का उत्पादन बढ़ाया। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जब वो अपनी फसल को लेकर मंडियों में जाता है तो वहां पर वो बिचौलियों के चुंगल में फंस जाता है, जिसको लेकर सरकार अब ये कानून लेके आई है ताकि इस समस्या से किसानों को निजात दिलाई जाए, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ब्रिटिश काल के बारे में बताया, ठीक है, ब्रिटिश काल में किस प्रकार से खेती में सुधार किए गए थे, उस प्रकार से जो हरित क्रांति है उसकी कमियों को नहीं ढूंढा जाता है। हमारी सबसे बड़ी, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो उपलब्धियों को तो नोट करते हैं, उपलब्धियों का बखान करते हैं, बताते हैं, लेकिन जो उसकी कमजोरियां रही, अर्थात किस प्रकार किसान बैंकों के चुंगल में फंस गया। आज किसानों के ऊपर इतने कर्ज हैं कि किसानों की आत्महत्या करने के अलावा उन्हें कोई और सुझाव नहीं दिखाई देता है, अंत में आत्महत्या को ही वो चुनते हैं। तो इसका सीधा सीधा रीजन है कि किसानों ने पैसा लिया, पैसे का यूज किया, प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन सरकार ने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, किसानों पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जिसको लेकर अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो संसद ने हमारे 3 बिल पास किए हैं, जो बोला जा रहा है कि ये ऐतिहासिक कदम है जिससे किसानों की आय बढ़ेगी, ठीक है। अब ये 3 अधिनियम क्या है, मैं एक बार आपको पुनः दोबारा बता देता हूं। 14 सितंबर 2020 को हमारी संसद ने ये पास किए। इसमें जो पहला नियम था, जो पहला कानून है, वो है किसान उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020। दूसरा है किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा विधेयक 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020, अर्थात इसमें संशोधन की बात की गई है। बीच वाले में सशक्तिकरण और संरक्षण की बात की गई है, और पहले वाले में संवर्धन एवं सुविधा की बात की गई है। तो दोस्तों ये तीनों ही कानूनों की मुखालफत करते हुए हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो उन्होंने बोला है कि ये सुधार जो खेती है, खेती की जो उपज का बाधा रहित व्यापार, उसको सक्षम बनाएंगे और किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने में सशक्त बनाएंगे, ठीक है, अर्थात मजबूत बनाएंगे। लेकिन जैसे ये कानून लागू किए गए तभी से देश में विरोध हो रहा है। अगर इस विरोध की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में ये विरोध अपनी बहुत तेजी के साथ आवाज बढ़ रही है, ठीक है। किसानों की जनसंख्या, किसान एकजुट हो रहे हैं और आंदोलन करने के लिए मजबूर है। तो अगर हम इन विरोध प्रदर्शनों को देखें तो इससे तुरंत मोदी जी को, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनको लगातार 3 ट्वीट करने पड़े, बताना पड़ा कि देखिए, और बाद में बीजेपी की सत्ताधारी दल है उसने भी इस बारे में लोगों को समझाया है, बताया है, ठीक है, कि ये जो सुधार है ये किसानों के लिए है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। और साथ ही साथ उन भ्रामक जो चीज़ें झूठ फैलाई जा रही है उनका भी उनको बारे में बताया है किसानों को, देखिए कि झूठ के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो किसानों की समस्या है वो वाजिब है। किसान ये जो आंदोलन चला रहा है ये उसके जायज आंदोलन है, क्योंकि किसानों को आज इस प्रकार से चुंगल में फंसा लिया गया है कि किसानों के पास मरने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं सूझ रहा है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, तो दरअसल हमें आंदोलन के बारे में अगर हम और डीप जाने तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो भी किसान आंदोलन आज के टाइम पर होता है
उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है। उसमें समस्या ये है कि उस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो किसान आंदोलन है, जब भी उनके नेतृत्व की बात आती है तो विरोधी पार्टियां टपक पड़ती हैं। साथ ही इन किसान आंदोलन में वो लोग भी इनका नेतृत्व करते हैं जिनको, जैसे कि अभी बात की गई कि बिचौलियों से बाहर निकाला जाएगा, तो ये जो बिचौलिए हैं, ये भी आप अगर भारत में देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे नेता होते हैं। कोई मंडी समिति का चुनाव लड़ता है, कोई किसान गन्ना समिति का चुनाव लड़ता है। ठीक है, तो ये लोग भी स्थानीय लेवल पर इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि हमारा किसान जो है वो बहुत ज़्यादा कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो जो उसके लिए योजना आ जाती है या आ पाती है उनको समझ नहीं पाता है। और ये केवल किसानों की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की, अगर हम प्राचीन अभी से लेकर जो पिछली आज़ादी के बाद से अब तक की योजनाओं का जो आंकलन करते हैं, तो उसमें यही बात जानने को आती है कि चाहे छात्र हो, चाहे फिर वो किसी के लिए भी योजनाएं हो, तो दरअसल जिसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं सच में उसी को मालूम नहीं पता होता है कि वो योजनाएं क्या हैं। इसलिए क्या होता है, इससे एक बड़ी समस्या आती है कि इससे एक तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अर्थात वो जो पैसा ऊपर से आता है उसको बीच में भ्रष्टाचारी जो करप्ट अधिकारी या बाकी लोग होते हैं वो उसको हजम कर जाते हैं। और साथ ही जो आंदोलन किसान चलाता है इसका नेतृत्व कोई और दूसरा व्यक्ति करता है, अर्थात जिनके खिलाफ ये कानून लाया गया है। तो इसका जो परिणाम निकलता है वो ये निकलता है कि दरअसल किसानों की समस्या वाजिब है। किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान आंदोलन कर रहा है, वो सब कुछ जायज़ है, लेकिन दरअसल ये जब भी आंदोलन करते हैं तो उसमें ये आंदोलन किसानों के आंदोलन कम बल्कि विरोधी पार्टी या फिर ऐसे लोगों जो जिनका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है उनके आंदोलन बन जाते हैं। अब हम अगर सत्ताधारी दल को देखें तो देखिए उसकी तो जिम्मेदारी है, वो कोई ना कोई कानून बनाएगा। जब भी देश के किसी भी वर्ग को समस्या होगी तो वो उसके लिए कानून लेकर आएगा। ठीक है, जानने वाली बात है कि आखिरकार ये जो सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है ये किसानों तक कैसे पहुंचे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसान तभी ले सकते हैं जब वो अपनी योजनाओं के प्रति स्वयं जागरूक होंगे, अर्थात जो ऊपर से योजनाएं आ रही हैं, जो संसद उनके लिए कानून बना रहा है, तो वो किसानों तक पहुंचे। जो बीच में बिचौलिए हैं वो चाहे किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हों, चाहे वो करप्ट नेता हों, या फिर बाकी लोग जो बीच में किसानों की इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, तो उनसे किसानों को चुंगल से बचाया जाए और डायरेक्ट जो चीज़ें हैं वो किसानों तक पहुंचाई जाए। ठीक है, जैसा कि इन कानूनों में बोला गया है। अब बात आती है कि क्या ये योजनाएं पूरी तरह से लागू हो पाएंगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम दोस्तों पुरानी योजनाओं का इतिहास उठाकर देखें तो आपको जानने के लिए ये एक बात मिलेगी कि योजनाएं सभी अच्छी होती हैं जब तक वो कागजों पर होती हैं। ठीक है, अर्थात जब योजनाओं का निर्माण किया जाता है तो योजनाएं बेहतर से बेहतर ही बनाई जाती हैं, चाहे वो किसानों के लिए योजनाएं हो, देश के छात्रों के लिए योजनाएं हो, बेरोजगारों की समस्या हो। ठीक है, तो योजनाएं जब भी कागजों पर होती हैं तो योजनाएं बेहतर ही होती हैं, लेकिन दरअसल जब वो एक बार लागू हो जाती हैं उनकी जो नकारात्मक पहलू होते हैं वो तभी निकल के आते हैं। तो ठीक वैसे ही किसानों की समस्याओं का भी होगा। ठीक है, कुछ जो किसानों के वास्तव में हित चाहते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो इन मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वाजिब वो पर्सन उठाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इन आंदोलन का नेतृत्व केवल विरोधी पार्टियां या फिर जो बीच के बिचौलिए जिनके खिलाफ ये नियम बनाए गए हैं वही नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नेतृत्व दरअसल कई बार वो लोग भी करते हैं जो वास्तव में किसानों के हित में खड़े हैं। ठीक है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी इसका नेतृत्व करता है। अब वहाँ पर ही वाजिब मुद्दे दिखाई देते हैं। और इसके प्रकार की जो आप आज के टाइम पर देश में देख रहे हैं, आत्महत्या करते अन्नदाता, दुनिया भर की कटिंग्स आपको न्यूज़पेपर की मिल जाएगी जिसमें आपको दिखाई देगा कि आज के टाइम पर देश में किसानों के हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारे देश का जो अन्नदाता जो पूरे देश के लिए भोजन उगाता है, ठीक है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री, चाहे वो गन्ना शुगर मिल हो, ठीक है, चीनी बनाने के लिए या फिर विभिन्न प्रकार के सौंदर्य बनाने के लिए, ठीक है, हर एक जो हमारा फैक्ट्रीज होती हैं उन सभी को जो कच्चा माल मिलता है वो खेती से ही मिलता है। ये बात आपको क्लियर करनी होगी। ठीक है, और अब तो गवर्नमेंट, अभी एक सांसद ने बोला है कि इस बार जो गवर्नमेंट है, ठीक है, किसानों की मृत्यु के आंकड़े भी जारी नहीं कर रही है, अर्थात वो भी छिपा रही है। तो इससे आपको मालूम होगा कि कितनी बड़ी संख्या में भारत का किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ये जो आज अपनी स्क्रीन पर आंकड़े देख रहे हैं ये एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। ठीक है, सबसे बड़ी आत्महत्या किसान वहीं पर करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी राज्यों के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। कर्नाटक है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है,
हरियाणा है, गुजरात है, तमिलनाडु, केरल, तो दोस्तों आप भारत के सभी राज्यों में देखेंगे तो किसानों के लिए एक जैसी सेम समस्या है, आत्महत्या। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। अब अंतिम में उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मैंने जिस प्रकार से आपको ये पूरे ऐतिहासिक जानकारी किसान और खेती के विकास से संबंधित दी है, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और जो हमारी लाइव क्लास चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आता रहूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले किसी टॉपिक पर फिर से दोबारा हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।